गुड इवनिंग। और यहाँ मैं कुछ ख़ास बातें करने के लिए आया हूँ। दरअसल मेरी जो बातचीत है वो बीपीएससी इंटरव्यू तक पहुँचने वाले लोगों के ऊपर है कि हमारी एक पूरी टीम है जो हम लोग इंटरव्यू तक गए थे और हमने बाद में बहुत सारे इश्यूज़ को देखा, वहाँ पर बीपीएससी को देखा। तो मैं हर मुद्दे पे नहीं बोलूँगा और लेकिन हर मुद्दे पे चुप भी नहीं रहूँगा। तो बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती की वैकेंसी जारी की गई है। वैकेंसी आप देख रहे होंगे यहाँ पर। जून कितना 15 जून से लेके 12 जुलाई तक जो है वैकेंसी की डेट रखी गई है। तो इसमें देखिए जो पदों की संख्या है वो सब लोग तो अधिकांश लोग देख ही रहे हैं। परीक्षा का सिलेबस और बाकी चीज़ भी सब लोग यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे बहुत सारे साथी हैं, बहुत बड़ी संख्या में साथी हैं जिन्होंने बीपीएससी इंटरव्यू दिया था 64 का, उससे पहले वाला भी, उससे पहले वाला भी, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैंने भी कई इंटरव्यू दिए हैं बीपीएससी के अंदर में। नंबर्स नहीं बताऊँगा कितने नंबर्स दिए हैं, कोई गर्व की बात भी नहीं है और गर्व की बात भी है, दोनों ही इशूज़ है। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए तो अपना काफ़ी कुछ दांव पे लगाया। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन तैयारी के क्रम में मैंने जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो काम करने का स्किल होता है उसके साथ मैंने समझौता किया और मैंने अपना पूरा फोकस जो है वो दे दिया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के ऊपर में। सिलेबस काफ़ी अच्छा है और बहुत प्रैक्टिकल सिलेबस है, और जो लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उनको ये मालूम पड़ेगा कि भाई ये बहुत अच्छा स्किल्स है। ख़ास करके बिहार की जितनी समस्याएं हैं या हमारे देश प्रदेश की जितनी समस्याएं हैं और क्या समाधान होना चाहिए, एक ऑफिसर कैसे सोचता है, किस डायमेंशंस पे उसको सोचना चाहिए, इन सभी के बारे में जो है हमें जानने को मिलता है जब हम लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं और क्लियर करते हैं, प्री क्लियर करते हैं, फिर मेंस क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यू तक जाते जाते लोग काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। अगर कोई डिग्री ले रहा है ना, कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति ने डिग्री ले रखी है जैसे कि एमए, एमएससी वगैरह, एमए, एमएससी, उससे कहीं ज़्यादा बीपीएससी के इस जर्नी में, प्री मेंस और इंटरव्यू के जर्नी में लोगों को सीखने को मिलता है। तो इसके लिए कोई अलग से डिग्री नहीं दी जाती, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और सभी विषय के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि जैसे मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छे नंबर भी आए और इसमें मैंने काफ़ी मेहनत भी की थी। और ये अलग इशूज़ है कि इसमें क्या धांधली तो मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि हम जैसे मैच्योर लोग हैं, लेकिन कुल मिला के वही था जो एक्चुअल था। उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे थे मार्क्स वगैरह में, और जो होना था वो हो गया। 6 मार्क्स से मैं रह गया था फाइनल मेरिट लिस्ट में, और बाद में भी मेंस दिया है। मेंस के मेरे रिजल्ट अवेटेड भी हैं, अभी कई सारे मेंस के, वो कई सारे रहने दीजिए, मेंस के रिजल्ट अवेटेड है, तो उस इशूज़ पे मैं नहीं चलूँगा। बहुत लोग का प्रेशर रहता है घर परिवार फ्रेंड्स वगैरह में कि मैं इस ओखली में सर न डालूं, इस बारे में कुछ ना बोलूं, लेकिन देखिए चुप रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैक्सिमम लोग जो है ना, जब उनके साथ सारी घटनाएं हो गई तब उन्होंने मुंह खोला। जैसे महिला खिलाड़ियों की बात मैं करता हूं, तो देखिए अब सब बोल रहे हैं कि अब आप क्यों बोल रहे हैं, अब आप इतना लेट क्यों बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा पढ़ ले बोल रहा हूँ। इंटरव्यू वगैरह या फिर मेंस वगैरह के रिजल्ट जब आएंगे तब आएंगे, या जो कुछ होगा उससे पहले मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए क्या हुआ था, जो बीपीएससी में इस तरीके का सर्कमस्टेंसेस बनाया गया था जिससे छात्रों को बार बार लॉस हो रहा था, बहुत लॉस। तो हमने उसकी बहुत लंबी हमने उसके ऊपर में लड़ाई लड़ी, और लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। लड़ाई ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए कभी भी, और बहुत सारा इशूज़ था। तो हमने ये देखा कि जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे कि मेरे बहुत सारे साथी हैं, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे छात्र हैं जो फॉरेन में सेटल हो गए और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा। उनको कोई क्या बोलते हैं, पैसे की या पद की या इस तरह की एकदम से कोई ज़्यादा वो सरदर्दी नहीं रह गई है। तो कभी मैं उन सब विषय पे ऊपर में अलग बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं काम की बात बता रहा हूँ वो ये है कि हमने सोचा कि इतना पढ़ लिख करके हम भी विदेश क्यों मूव आउट करें, हमें यहीं रख के अपने प्रदेश की सेवा करनी है, जो प्रदेश इतने सारे गफलतों में, इतनी सारी समस्याओं में फंसा हुआ है। इसीलिए हमने सिविल सर्विसेज को चुना था। खास करके जब सिविल सर्विसेज की एज निकल गई तो हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को चुना और बार बार निकाला, लेकिन दुर्भाग्यवश रूप से कई बार इंटरव्यू के मार्क्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया।
तो कभी कहीं और कॉम्प्रोमाइज़ दिखा, ये करके हमें चयन की परिधि से थोड़ा कुछ ही मार्क्स से बाहर कर दिया गया। अब बाहर कर दिया गया, या हो सकता है कि हाँ 2-4 नंबर से हो गए, लेकिन ये रिपीटेड रहा, बार बार ऐसा रहा। तो वैसे कंडीशन में मेरा सरकार से गुजारिश था, हमेशा से ये मैंने इस बारे में और भी चर्चा की थी, कि जैसे बीपीएससी ने निकाला था प्रधानाध्यापक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी, हेडमास्टर के लिए, और इस तरह करके वैकेंसी निकाली थी टीचर्स के लिए। तो मैं उस समय मिला था, जो हमारे यहाँ उस समय शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी। मैं उनका तस्वीर मैं चाहूँगा कि मैं निकालूं एक बार, ठीक है, मैं चाहूँगा कि उनका तस्वीर निकालूं। तो ये रहे सर, यहाँ पे मैं बहुत इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं शिकायत नहीं कर रहा, शिकायत मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा। ये सर रहे विजय चौधरी जी, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं सररंजन के, ये मैं हूँ, खड़ा हूँ। इनके साथ भी मेरा अच्छा रिलेशन है। तो मैं इनके बंगले पे गया था कि सर हम लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, और हमें कम से कम जो है ना, ये जो स्कूल वाला जो सिस्टम है, हेडमास्टर प्रिंसिपल्स वगैरह के लिए आपने वैकेंसी निकाली है, उसमें हमें कम से कम फॉर्म भरने दिया जाए। अच्छी वैकेंसी थी, बाद में स्टूडेंट्स मिले नहीं थे, और बाकी इसको भी एक क्वालिफ़िकेशन माना जाए। यानी कि बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी में जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, इसको एक क्वालिफ़िकेशन माना जाए। एक बार दिया है तो उसके लिए अलग क्वालिफ़िकेशन दे दीजिए, 2 बार तो अलग, तो इस तरीके करके। और बिहार में बहुत सारी वैकेंसी है, वैकेंसी निकाल भी रहे हैं, लेकिन वैकेंसी निकालने का जो तरीका है, एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है, वो बहुत जगह बहुत ज़्यादा फॉल्टी है। जैसे देखिए टीईटी की मैं टीचर की बात करता हूँ, टीईटी एसटीईटी की बात करता हूँ, एसटीईटी की बात। तो इसमें दरअसल एक कोचिंग संस्थान वाले हैं, बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियन को ही फंडिंग करते हैं, तो उन्होंने बैचेज चलाए थे टीईटी एसटीईटी वाले। तो उन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन पेपर जो है, उन्होंने उसको लीक कराया क्वेश्चन पेपर को, और बहुत सस्ते में, मतलब एक तरीके से 6-6, 8-8 हज़ार में ही अपने बच्चों को दे दिया, और बड़ी संख्या में लोग जो है ठीक ठाक नंबर से टीईटी एसटीईटी क्वालिफाई कर गए। इसके अलावा बहुत सारे जो डिग्री हैं बीएड के या डीएलईडी की, जो बहुत सारी डिग्रियां हैं जो कि चलते फिरते यूं ही प्रोवाइड कर दी गई, यानी कि टीईटी और बीएड की डिग्री, वो दोनों डिग्री सेटिंग से मिल गई। यानी अब वो कागज़ के टुकड़े जो है मिल गए, उसके बेसिस पे चलिए बहाली नहीं हो पाई। ऐसे संख्या, बहुत बड़ी संख्या है लोगों की, बहुत बड़ी संख्या को। बहुत सारे लोग हैं जो जिनाइन भी हैं, तो जिनाइन हैं तो उनके लिए मैं नहीं बोलूँगा, वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जिनाइन है वो, और बहुत को अच्छा एक्यूरेट मतलब नॉलेज भी है। तो वो तो एग्ज़ाम में सब पता चल जाना है कि किसका क्या नॉलेज है, कितना है वगैरह है। एग्ज़ाम, बस एग्ज़ाम में धांधली ना हो। और एग्ज़ाम में देखिए धांधली तो होती होती है, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसे अछूता नहीं है। अभी मैं सचिवालय सहायक की बात करूं तो इतना हाई कट ऑफ जाना, जबकि क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक था, प्लस पहला बैच का जो पेपर था वो खुलेआम लीक था, लोग मोबाइल लेके जा रहे थे, सेंटर्स मैनेज थे, बहुत सारा इशूज़ था। लेकिन उसके ऊपर में अब बोले तो बोले कौन, और सुनने वाला भी कौन है? छात्रों की कोई नहीं सुनता, और जो ऊपर में कुछ लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर में भी भरोसा काफ़ी कम हो गया है। पता नहीं मतलब क्या इश्यूज़ होता है, अपना सब लोग मुनाफा निकाला साइड हो जाते हैं, ये इश्यूज़ है। तो छात्रों की नहीं सुनी जा रही, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे ख़राब बात यह है कि छात्र इतने निराशा के गर्त में जा चुके हैं कि वो आगे का भी मतलब बहुत ख़राब स्थिति धीरे धीरे पहुँच रही है। और आप देखिए कि गाँव हो, शहर हो, या कहीं पर भी हो, एक अजीब तरह की बिहार में आपको लूट खसोट दिखेगी। कारण क्या है कि देखिए, मैंने एक बार कोचिंग में पढ़ाया था, कोचिंग का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोचिंग ने काफ़ी शोषण किया था मेरा, यानी बहुत महीनों का पैसा मुझे नहीं दिया। तो मैंने फिर कोचिंग इंडस्ट्री से मेरा मोह भंग हो गया, और मैं कोचिंग इंडस्ट्री से अलग हट गया अपने तरीके से। देखिए, ऐसे भी कोचिंग इंडस्ट्री में मैंने चीज़ों को देखा है कि वहाँ पर क्या है कि सेटिंग बड़े पैमाने पर होती है। जितनी बड़ी कोचिंग उतनी बड़ी सेटिंग, बहुत तरह की सेटिंग। तो उन सेटिंग्स के ऊपर मैं चर्चा करूं तो भाई घंटों कम पड़ेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे बीपीएससी में मॉक इंटरव्यू होता है, मॉक, बीपीएससी में मॉक इंटरव्यू के नाम पे बच्चों को फ्री मॉक के नाम पे बुला लिया, ठीक है। फिर बच्चों को बता दिया कि आपका ये है, ये है, ये है, ये है। और इंटरव्यू लेने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी प्री ही नहीं क्वालिफाई किया होता है,
लेकिन वो लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होते हैं और फिर इसके बाद क्या होता है, एक समय आता है जब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 2 या 3 बार इंटरव्यू दिया हुआ है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, मतलब बोलते हैं सर हो जाना चाहिए मेरा। अब बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स आ गए, बहुत सारे अभ्यर्थी आ गए। अब उसमें क्या है ना कि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो ज़मीन बेचने को तैयार हो जाते हैं, ज़मीन बेचने को, कई लोग तो नौकरी के लिए किडनी बेचने को तैयार हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, किडनी बेचने को तैयार हो जाएंगे, एक आंख भी बेच देंगे सरकारी जॉब के लिए। ये कंडीशन है अभी, बहुत ख़राब कंडीशन है। और मैं बताता हूँ होता क्या है फिर ये 25 से 45 लाख के बीच में जो है ना वो सेटिंग बैठ जाती है फिर इंटरव्यू मैनेज कराने की। ये काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन क्या है ना कि जो अधिकारी आते हैं, आने के साथ ही वो सब ना दबोचने लग जाते हैं, मतलब खाने लग जाते हैं पैसा। 64 बैच की मैं बात करता हूँ तो नाम पूरा बताना लेना ठीक नहीं है, वो फिर वापस से जॉब ज्वाइन किया। 3 लोग पकड़ाए गए थे। एक तो मैं बात करूँगा, ये पहले ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये अच्छा भी नहीं लगता। मैं बता दूं कि मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अलग इश्यूज़ है कि यहाँ पे उनका फ़ोटो जो है ना, देखिए तो 3 नाम की मैं बात करता हूँ, 3 नाम की। सबसे पहले एक बागड़ बिल्ले थे, बहुत बड़े बागड़ बिल्ले, उनका नाम खूब उछल उछल के सामने आया, ठीक है। तो उनका नाम हम लोग क्या रख दें, शॉर्टकट नाम ले देते हैं, सिंह रख देते हैं, सिंह, ठीक है, सिर्फ सिंह रख देते हैं, सिंह। इनका नाम बहुत उछल उछल के सामने आया, लेकिन इनके ऊपर सरकार का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए इनका कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बड़े पैमाने पे धांधली में इनका नाम था, और उसमें क्या डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एमओ, ये सब जो बनाए गए, इसमें ये धांधली चली थी। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास एक थे जिनका नाम था एन बैठा, ठीक है, एन बैठा, ठीक है। इनका भी नाम भी हम लोग एन सिंह ही रख लेते हैं, नहीं एन नहीं, आर सिंह लिख लेते हैं, आर सिंह, और ये आर बैठा, ठीक है। ये भी अब वापस से जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, डीएसपी साहब, ये तो आईएएस वगैरह जो भी हैं। फिर एक तीसरा नाम ले लेते हैं, पी सत्संगी। भाई बीपीएससी 64 में इसने ज्वाइन किया और कुछ ही समय के बाद ये 50,000 के करीब घूस लेते हुए ये पकड़ी गई, और बाद में उसने अपने अधिकारी को बोला था कि सर इंटरव्यू में सेटिंग के लिए पिताजी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, जिसके लिए मुझे ये घूस लेना पड़ा था। तो और इसके अलावा एक और नाम लेता हूँ, आर कुमार, ठीक है साहब। अधिकारी हो कर के और दोबारा जो है ना वो लेवल 7 में थे, तो लेवल 9 में जाने के लिए क्वेश्चन पेपर लीक कराते हुए पकड़े गए थे, और सब पकड़े जाने के बाद वापस से ये जॉब ज्वाइन करके बैठे हैं। तो जो पेपर लीक हुआ था वो कांड कोई नया नहीं था। पेपर लीक ऐसा थोड़ी था कि ऐसे ही हो रहा था। पेपर लीक उजागर हो गया था, आप समझ रहे हैं, पेपर लीक उजागर हो गया था, भीतर भीतर तो काम हो ही रहा था। और इसको लेके एक्सेप्टेंस भी है। एक चीज़ और हुई थी, जैसे मेरे जब इंस्टीट्यूट में चोरी हो गई, तो उस चोरी के बाद संयोग से एक छात्र था जो कोचिंग में मेरे से पढ़ा हुआ था, वो वहाँ पे ऐसा ही था। उसने मुझे पूरी बात बताई, हर एक बात डिटेल से बताई। अब वहाँ से अलग हट गया और उससे मैंने पूछ लिया, परमिशन ले करके मैं बात आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो उसने बोला कि सर थाना पूरा बिका हुआ है, आपका सामान रिकवरी होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फलाना आ रहा है, चिलाना आ रहा है। लोकल लेवल पे भी करप्शन है और हायर लेवल पे भी करप्शन है। तो बिहार जो है ना वो भयानक करप्शन की चपेट में है, और इस करप्शन को दूर किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ जो है छात्रों के द्वारा ही, अभ्यर्थियों के द्वारा ही। और इसके लिए जो है ना, मतलब क्या है ना, जो कई बार हो सकता है कि मर्यादाएं, वर्जनाएं वगैरह टूट जाए। जैसे कि मैं फ्रांस की राजक्रांति पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि भाई इतने बड़े पैमाने पे लोगों के गले कटे, तो भाई क्या इसकी ज़रूरत थी। लेकिन देखिए इतना ख़राब हो गया है ना सिस्टम, इतना सरांध मार रहा है कि उसमें मुझे लगता है कि देर या सवेर बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी की स्थिति है, और सरकारों को जो सिस्टम है उसको समय से चेत जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैंने सर को बोला था कि जितने इंटरव्यू देने वाले लोग हैं वो सब लायक लोग हैं, और इनको ना मौका मिलना चाहिए। अब क्या है ना, मैं दोबारा से बोलूँगा यहाँ पर कि जितने इंटरव्यू वाले लोग हैं वो लोग मतलब खुद अपने से बाहर नहीं हुए हैं। जो 10 नंबर तक की परिधि से जो बाहर हैं, उनमें से 99% ऐसे लोग हैं जो चयन की परिधि के भीतर होते, लेकिन जो अनियमितता और धांधली
दोनों की वजह से उनके जगह पे कोई और लोग सेलेक्ट होकर अधिकारी बन गए जो कि अब महाघूसखोर बने हुए हैं। तो ज़्यादातर अधिकारी जो पैसा दे करके आते हैं वो महाघूसखोर बन जाते हैं, महाघूसखोर, ईमानदार रह ही नहीं पाते। और फिर सारा सिस्टम तो आप जानते ही हैं कि फिर क्या सिस्टम चलता है। तो वहाँ पर मेरी एक गुजारिश है सरकार से कि वैसे सुनेगा कौन, ठीक है, वैसे सुनेगा कौन कि भाई ये जो है ना टीचर वाली जो वैकेंसी आई है, टीचर वाले में स्पेशल जो है वो हम लोग मतलब जितने इंटरव्यू वाले हैं उनको स्पेशल जो है वो स्टेटस दिया जाए और उनको जॉब में रखा जाए। क्योंकि प्री जो है ना, प्री बहुत हेवी होता है, प्री लाखों में से छट के आना, फिर मेंस को पार करना, और उसमें राइटिंग स्किल्स की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है राइटिंग स्किल्स के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें राइटिंग स्किल्स के बारे में बहुत सारी वो देख ली गई है कि कितना हाई राइटिंग स्किल्स है। सभी बोर्ड कर रहा है, यूपी पीसीएस कर रहा है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जानबूझ के हर जगह से जो है ना, मतलब ज़्यादातर कचरे को लिया जा रहा है। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपने इस छात्र की बात करूँ जिसने मुझे बताया था कि सर 30% तक जो है थाना में कचरा भरा हुआ है जिसका कोई स्टेटस नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठ के आए हुए हैं और कुछ नहीं आता है उनको, और वही लोग हम पे हावी हैं, हम 70% वालों पे। कहने का उसका मतलब था कि 30% जो बहाली हुई है, दरोगा बहाली, उसमें धांधली से हुई है, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 30% जो है ना, 30% गधे घोरों ने पैसा दे करके दरोगा को या और कई सारे अधिकारी ग्रेड में भी ज्वाइन किया है। बाकी ये संख्या लगभग जो है 70% है। तो जो 40% लोग हैं ना, 40% लोग ये लायक थे, लायक होने के बाद भी इनको पैसा देना पड़ा। हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा रहा हूँ पटना में, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है, कई मंत्रियों से आना जाना है। कोई अच्छे मंत्री थे जिन्होंने बोला भी था कि आप जानते हैं भटयुग चल रहा है, आप सेटिंग कर लीजिए, सेटिंग करके ऐसा ऐसा करिए। तो वो मैं उनको भी अच्छा मानता हूँ कि कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। ऑन द कैमरा कभी नहीं बोलेंगे, भाई सरकार में कोई आदमी है तो क्यों बोलेंगे ऑन द कैमरा, और बोलने की ज़रूरत क्या है। अब मेरे जैसे व्यक्ति तो है नहीं, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए तो क्या है भाई, कुछ बचेगा तभी तो आदमी करेगा। देखिए, मैं विदेश जा सकता था, लेकिन मैंने सारे स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और लगातार मैंने इधर बीपीएससी को समय दे दिया। तो मुझे लगा था कि मैं ओवर ब्रिलियंट हूँ, मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद जैसे कि मैं आया ट्यूशन और कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ आया, और वहाँ से मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, 90% प्लस बच्चों के मार्क्स भी आए, ठीक है। लेकिन मुझे फिर मालूम पड़ा कि भाई जिन बच्चों के हम मार्क्स अच्छे ला रहे हैं उनको तो दूसरे कोचिंग वाले परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं, उनको उनका कटआउट लगा रहे हैं, फिर वही करप्शन। यानी कि सरकारी क्षेत्र से लेकर प्राइवेट क्षेत्र तक बड़ा करप्शन है भाई, ये तो बड़ा इशूज़ है। तो फिर जैसे कि हमारा समस्तीपुर क्षेत्र भी है और हमारा क्षेत्र सरायरंजन भी है, तो जदयू से विधायक हो गए हमारे माननीय विजय चौधरी जी, और यहाँ पर जो है ना समस्तीपुर से जो हमारे विधायक हैं वो हो गए शाहीन साहब। ये समस्तीपुर के काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं और भाई बंधु हुए शाहीन जी, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। इस बार मंत्री होते तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है, मिनिस्टर होते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, वो अलग इशूज़ है। तो मैं इनके पास भी जा सकता हूँ समस्या लेकर के, सुनेंगे सभी मंत्री, ठीक है, हजारी जी हैं उनके पास भी चले जाएं, सुनेंगे सभी लोग, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। क्योंकि हमारी संख्या जो इंटरव्यू वाली है वो इतनी कम है ना, हम लोगों की संख्या, कि हम लोग कोई वोटर नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, और हम कोई जातीय समूह में नहीं संगठित हैं कि हमारी कोई सुने और हमारी समस्या को लेकर के उनको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा हो। तो सब लोग अच्छी बातें करेंगे, है ना, मतलब सब लोग अच्छी बातें करेंगे भाई बंधु। सर को मैं अकेला दोष क्यों दूं, सर को अकेला दोष नहीं दूंगा, या किसी मिनिस्टर को नहीं। कम से कम इन सब लोगों से जब मर्जी होता है मिल तो पाते हैं, कम से कम इनको बता तो पाते हैं कि हाँ ये इशूज़ है। लेकिन समस्या क्या है कि छात्रों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है विधानसभा में और लोकसभा में। जो छात्र हैं उनका अगर लोकसभा और विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन होगा तो छात्रों के हित की बात होगी, छात्र यानी अभ्यर्थियों की हित की बात होगी। और देखिए, इसको लेकर के तो पूरा प्लान हो सकता है कि बहुत बेहतर तरीके से, इतना बड़ा हुजूम है, इतना बड़ा मैन पावर है,
और सबको क्या है, कचरा धीरे धीरे बनाया जा रहा है, सबको ना गधा बनाया जा रहा है। तो इससे तो हमारा प्रदेश बहुत ज़्यादा जो है खराब हो जाएगा। तो विदेश नहीं जा कर के मैंने जब यहीं रहने का जब निश्चय किया है, तो मैं सारे संघर्ष को करने से पीछे नहीं हटूँगा। कोई भी संघर्ष रहे, चाहे इसमें देखिए जान ही क्यों ना चला जाए, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। और जो है ना मतलब लड़ाई है जो अच्छे तरीके से वो चलती रहेगी, क्योंकि देखिए कोई सुनेगा नहीं। कई लोग बोलते हैं यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ दीजिए, तो हमें पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। कोई सुनेगा ही नहीं, कोई समझेगा नहीं। सबसे पहले ये देखिए कि कितना 1465 सीट थी बीपीएससी 64 में, अगर मैं यकीन मानूँ तो इतनी सीट थी। इसमें से मुश्किल से जो है ना 900 से 1000 सीट ही फिलअप हुई और बाकी सीटें तो खाली रह गई, बाकी सीटें क्या वैकेंट रह गई। तो उसमें भी देखिए, इसमें भी क्या खेल हो गया कि लगातार वैकेंसी आती है, 2 वैकेंसी तक जो है बैकलॉग सीटों को जोड़ दिया गया तो जोड़ दिया गया, नहीं तो तीसरे में नहीं जोड़ी जाती। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि SC, ST, OBC, EBC और अब EWS भी लगा दे और महिला भी लगा दे, वीमेन को भी लगा ले हम लोग, ठीक है। इनको मतलब इनमें से बहुतों का ना 2 बार 3 बार सिलेक्शन हो जाता है। जैसे 60 से 62 में भी हो गया, 63 में भी, 64 में भी। तो जो बेहतर पोस्ट है उसको ज्वाइन किया, पहले वाले को छोड़ दिया। तो जो पोस्ट खाली रही ना, जैसे मान लीजिए कि SC लड़के ने 2-3 वैकेंसी निकाल ली, तो एक ही पोस्ट ज्वाइन करेगा। तो ये जो सेक्शन है और ये जो सेक्शन है SC, ST या OBC भी मान लीजिए, जो मार्जिनाइज सेक्शन है उसका तो सीट ही नहीं भरा, उसका सीट ही नहीं भरा, तो उनके साथ एक अलग तरह की समस्याएं हो जाएगी। तो ये जो इशू चल रहा था ना, इसके ऊपर में भी मैंने पर्सनली 38 SC विधायक को और 2 ST विधायक को मेल किया था। मुझे लगता नहीं है कि किसी ने मुझसे दोबारा संपर्क किया। साथ में मैंने 16 के 16 सांसद को मेल किया था, अपने यहाँ के लोकसभा सांसदों को, लेकिन मुझे किसी ने वापस मेल करके ये नहीं बोला कि हाँ आपका मेल मिला है, क्या इशूज़ है, हम जानना चाहते हैं। किसी ने नहीं बोला। तो ये सर हैं, बहुत आदरणीय सर हैं भगवान लाल साहनी। सर घर में ही थे और सामान्य कपड़ों में ही थे और कोरोना का टाइम भी था, फिर भी सर हम लोगों से मिल लिए थे। तो इतना ही, इनको मैं सर को यहाँ से विदा कर देता हूँ, फिर है इनके बारे में फिर बताऊँगा। तो मेरे 2 साथी भी थे साथ में, तो उनसे हमने परमिशन नहीं ली है। तो कई बार लोग जो है ना बहुत डरते हैं, बुरा भी मान जाते हैं कि आपने क्यों हमें घसीट लिया, आप तो सीधा बहुत सारा मुद्दा को लेकर के आ गए। तो इसलिए मैंने सर हटा दिया उनको। तो सर जो है ना भगवान लाल साहनी जी ने सारी बातों को ध्यान से सुनी, बहुत अच्छे तरीके से बातों को ध्यान से समझा बूझा और वो है सारा कुछ किया। इसके बाद जो है ना उन्होंने इसके बाद हमसे काफ़ी बातें की, तो काफ़ी बातें वो बहुत खुल के बोले कि 25-25 लाखों में सीट को बेच दिया गया वगैरह वगैरह सारी बातें। और ये बातें ओपन सीक्रेट है, खुला है, कैसे कैसे लेन देन होता है। और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत अधिकारी और बहुत सारे लोग लिप्त हैं। काफ़ी मोटा पैसा होता है और कोई मेहनत नहीं है और लोग ना देते हैं। जैसे कि प्री मेंस खुद निकाला किसी ने प्री निकाला, फिर मेंस निकाला, ठीक है। प्री मेंस निकालने के बाद अब बेचारे का सिलेक्शन एक बार नहीं हुआ है, वो क्या हो जाएगा, बेचारा एकदम हतप्रद हो जाता है कि अब क्या करें, होपलेस हो जाता है। होपलेस होने के बाद क्या होता है कि वो कोई भी तरीका करके जॉब में जाना चाहता है और इसके लिए वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो जाता है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ रेडी करने की स्थिति में वो बिल्कुल रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है, जो भी पैसा लगेगा हम दे देंगे और कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत कॉमन चीज़ है, सबके साथ होता है। तो बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि देखिए 35 लाख 37 लाख में सेक्रेटेरिएट सहायक की बहाली की बात हो रही है कि 35 लाख 37 लाख में सचिवालय सहायक बनेंगे। अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारे नालायक तो चुने जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लायक भी रहेंगे ना जो होपलेस होकर इतना पैसा पे करेंगे जिसके बारे में ये पता करना कि योग्य नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो पैसा दे के गया हुआ है योग्य लड़का भी, वो सबसे पहले क्या काम करता है, अभी मैंने एग्जाम्पल्स में बताया ही कि 3-4 लोग थे, अभी 64 में ज्वाइन किए हुए, साल भर नहीं हुआ और घूस लेते हुए बाकी चीज़ों में पकड़े गए। ये तो है जो पकड़े गए, इससे कई गुना ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पकड़े नहीं गए और इससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा है जो कि अपना जरे फैला रहे हैं। तो बिहार को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, कचरा पट्टी बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जो जॉब वैकेंसी है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पे इस तरीके से जो है धड़ल्ले से जो चलेगा जॉब वाला इशूज़, जॉब में लेन देन का मामला, तो वो धीरे धीरे ख़राब होगा और उसमें सब शामिल है।
मोटा मोटा चीज़ शामिल है। तो हमने देखा था कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे जो पूर्व IAS वगैरह सब रहे हुए थे, इतना बड़ा आदमी, और वो जो है एग्ज़ाम की सीटिंग में संलिप्त पाए गए। तो मुझे लगा था कि अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन देखिए अब मैं पटना में जाता हूँ ना, तो उनके मुस्कुराते हुए पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं और उनको बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। बड़ा अजीब स्थिति है भाई, है ना, हमारे देश का और प्रदेश का, कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने अपने लाइफ के 7 से 8 साल इस सारे सिस्टम को दे दिया। अब मुझे जो है वापस से फिर मैं क्विट नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने इस रांद के सिस्टम को देख लिया, गंदगी को देख लिया, और मेरी इच्छा है कि अब इस गंदगी में उतर के और गंदगी को तरीके से साफ़ किया जाए। चलिए, बाकी कुछ भी होगा तो हम लोग उसमें बैठेंगे। अभी तो हमारी यही इच्छा है कि हमारी तो एक कॉमन डिमांड है कि हम इंटरव्यू तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम संख्या में हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उन लोगों को एक स्पेशल कैटेगरी में डाल करके उन लोगों को स्पेशल ट्रीट करते हुए उन लोगों को यह जो टीचर वैकेंसी है उसमें नौकरी दे दी जाए। अगर कोई क्वालिफ़िकेशन अगर कमी बेस होती है, तो जैसे खिलाड़ियों के लिए किया है ना कि पहले आप DSP बन जाइए, बाद में 5 सालों में डिज़ायर्ड आप वो प्राप्त कर लीजिए, डिग्री प्राप्त कर लीजिए, तो उसकी उनको छूट दी जाए। वैसे देखिए, मैं बता दूं, सारी डिग्रियां ओपन मार्केट में मिलती है, सभी आप कोई भी व्यक्ति चाह करके भी उन डिग्री के बारे में कुछ नहीं पता कर सकता कि असली है या नकली है। क्यों? क्योंकि UGC सेक्शन 2F के तहत जो है खूब सारे प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटी खुली है। एक यूनिवर्सिटी मैंने भी खुलवाई थी, 600 करोड़ का यूनिवर्सिटी था, उसके बारे में मैं फिर से बनाऊंगा सेपरेट वीडियो तो बताऊंगा। और JCRC यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी बहुत है। इतनी महंगी फ़ीस है, हर कोई फ़ीस दे नहीं सकता है, लेकिन वो फ़ीस, जितना फ़ीस का पैसा होता है ना, उतना लेकर के डिग्री दे देते हैं बैकडेट में। तो ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले भले कितना भी चिल्लाएं कि नहीं हम नहीं देते, लेकिन सभी लगभग देते ही देते हैं डिग्री। तो कोई माई का लाल नहीं पकड़ सकता कि डिग्री फेक है या असली है, और नौकरी करना हो तो सब मिल जाता है। तो सरकार जो है ना, मतलब ऐसे चीज़ों को बढ़ावा ना दे, मतलब 5 साल का समय दे दे, एक्सटेंशन दे दे, ताकि वो है। देखिए, BPSC इंटरव्यू वाले ना बहुत बेहतर टीचर होंगे। BPSC जो इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं अधिकारी ग्रेड वाले, क्योंकि वो अधिकारी ही थे, लेकिन सरकारी अनियमितता के कारण वो और धांधली के कारण वो बाहर हो गए, परिधि के बाहर। विशेष में बाद में बातें करता रहूँगा, बाद में चीज़ें दिखाता रहूँगा, कई सारी कॉपियाँ मैं लाऊँगा जिसमें दिखाऊँगा कि कैसे कट करके मार्क्स जो है उनको चयन की परिधि से बाहर किया गया, और ढेर बहाने भी दिए गए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। मैं ये सब चीज़ें कुछ नहीं है भाई, बिहार के विकास में सबको योगदान मिलना चाहिए। और मुझे पता है बड़े बड़े कोचिंग्स के सेटिंग से लेकर के सब कुछ मालूम है, मुझे ही नहीं मालूम है, सभी को मालूम है। तो सबके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।